अब देखते हैं शैव तथा शाश्वत धर्म से संबंधित प्रश्न। शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न पहला है, प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो ये है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये है मत्तमयूर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नयनार कौन थे? तो ये थे शैव। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? तो ये है तिरुज्ञान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये है गुप्त। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो ये है कृष्ण। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में फल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये है बलराम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो ये है 9। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से संदर्भित है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन काल अभिलेखी साक्ष्य है? तो ये है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है? तो ये है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये है तक्षशिला का। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये है वाराह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। ऑप्शन सी सही होगा। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो ये है निष्काम कर्मयोग। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो ये है काम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है भगवत। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये है नैमिषारण्य। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये है किष्किंधा कांड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये है शाक्त। ऑप्शन बी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक में देवता दिए गए हैं, एक में पहचान है। यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। शिव की पहचान है त्रिशूल, विष्णु की चक्र, गणेश की रस्तियां, फंदा और सरस्वती की पहचान वीणा है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के। ऑप्शन सी सही होगा। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन डी सही होगा। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी, हिंदू धर्म से वाराणसी, इस्लाम धर्म से मदीना और ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है। अब देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के ये चांदी के थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, कोसल की राजधानी जो थी ये
कोसल महाजनपद की राजधानी ये अहिच्छत्र नहीं बल्कि साकेत या श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। एक तरफ राजा दिए गए, एक तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। प्रद्योत का राज्य था अवंती, उदयन का वत्स, प्रसेनजित का था कोसल और अजातशत्रु का राज्य था मगध। चंद्र प्रद्योत की प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो ये थे अवंती के, ऑप्शन सी सही होगा। अभिलेख की साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो ये था अवंतिका, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पे चित्र दिया गया है, बताना है यहाँ पर ये स्थल है, ये किस स्थल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ए वाला स्थान है इसे हम कह सकते, ये है मत्स्य, और यहाँ पर जो बी वाला है यहाँ पर अवंती था, और यहाँ पर जो सी वाला स्थल है ये वत्स है, और यहाँ पर अंग था, इसी के पास में यहाँ पर मगध था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो ये नीचे देख लेते हैं। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था, इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पांचली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना, जो कि गलत है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर इसमें देख सकते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में बताना है कौन सा कथन इन चार कथन में से सत्य है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु ने की थी, एवं सर्वप्रथम उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये है अजातशत्रु, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ये है उदयन के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। उदयनवास बदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से, ऑप्शन ए सही होगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये है मगध, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था, तो इसमें शाक्य थे, लिच्छवी थे, योधेय नहीं थे, आंसर यहाँ पर इसमें सी होगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं डिटेल से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये थी वैशाली में, ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है, तो ये चेटक लिच्छवी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो ये है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी सही होगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ये है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए सही होगा। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं, तो ये होगा मगध, अस्मक और कंबोज। तो यहाँ
पहला, दूसरा और तीसरा होगा। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। वस्त और चेदी नहीं थे। यहाँ पर आप इसके पढ़ने के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो ये होंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहित क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही होगा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ये थी सूरसेन की। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी अंग की। ऑप्शन डी सही होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुप्तमती राजधानी थी। तो ये थी चेदी की। ऑप्शन सी सही होगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो ये है अस्सक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। ऑप्शन बी सही होगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिवृष राजगृह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये है राजगृह गिरिवृष। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा। जो प्रथम राजधानी थी ये थी राजगृह गिरिवृष, जो इसमें नहीं दिया गया। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये थी राजगृह। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो गिरिवृष थी, पाटलिपुत्र थी, राजगृह ये इसी का नाम है। यहाँ पर कौशाम्बी नहीं थी। आंसर डी होगा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये है अर्धचंद्राकार। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो ये है अजातशत्रु। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। ऑप्शन बी सही होगा। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो ये है अजातशत्रु। ऑप्शन ए सही होगा। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र को हराकर आत्मसात किया? तो ये है अजातशत्रु। ऑप्शन डी सही होगा। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है महापद्मनंद। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये है महापद्मनंद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत की ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। दिए गए विकल्प में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये है मौर्य। ऑप्शन ए सही होगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है ये है खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में? इसमें बी होगा। ये नीचे देख लेते हैं। हर्यक वंश का समय है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश का 344 से 321 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का 321 से 184 और शुंग वंश का 184 से 75 ईसा पूर्व शासनकाल रहा था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था ये है बिंबिसार। ऑप्शन ए सही होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये थे जीवक। ऑप्शन सी सही होगा। प्रथम कारण यहाँ पर ए और बी को पढ़ के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म को
जटिल हो चुका था, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है यमुना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद है, एक तरफ उनकी राजधानी है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की यही छद्र, कौशल की साकेत और वस्त की कौशाम्बी। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। ये भी हम नीचे देखते हैं। मस्त की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की है कोतल। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंबोज, राजपुर, हाटक, अस्मक की कोतल, कोटिल। सूरसेन की राजधानी जो है ये कौशाम्बी नहीं है, बल्कि सूरसेन की राजधानी यहाँ नीचे देख लेते हैं, ये मथुरा है, और कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो ये थे 8। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी के बारे में आपको असत्य बताना है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो यहाँ पर जो डी वाला है ये गलत है, बाकी तीनों यहाँ पर सही है। अब देखते हैं यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्न। पहला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये है नंद। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कथन कारण है, जिसमें कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो यहाँ पर जो ए सही है, जो ए दिया गया है ये सही है, लेकिन आर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये है मस्तक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। महान सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह अच्छा प्रशासक था। यहाँ पर चौथा छोड़ के बाकी सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये है पुरुकोरस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ये है डाइमेगस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो ये है मौर्य। ऑप्शन बी सही होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोर्स कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सेंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये है जस्टिन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी सही होगा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चाणक्य का अन्य नाम था, तो ये था विष्णुगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा, कौटिल्य भी चाणक्य भी कहते हैं, इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें साप्तांग
सिद्धांत स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। साथ में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सही ऑप्शन इसमें यहाँ पर डी होगा। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो यहाँ पर ये होगा मित्र। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ये आप यहाँ पर इसे डिटेल में देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये है राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा सही है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता था। यहाँ पर पहला और दूसरा ही सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो ये है बिंदुसार। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है बुद्ध कोश की समंत प्रसादिका। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये लकड़ी से बना था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भ स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था तो ये है पाटलिपुत्र का। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो ये है चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी सही होगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया तो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो यही चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर चित्र दिया गया है, बताना है कि ये किसके साम्राज्य से संबंधित है। तो ये बड़ा सा साम्राज्य देख सकते हैं। तो ये साम्राज्य है अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय का। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो सी होगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया? तो ये है अशोक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। जो सम्मिलित था ये है अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग। श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन सी होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये है द्वितीय मुख्य शिलालेख। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। देव नाम प्रिय का जो अर्थ होता है ये होता है देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये है अशोक के अभिलेख नहीं, दीपवंश और महावंश। दिव्यावदान नहीं, दूसरा और तीसरा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में
आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो ये थे अशोक एवं दशरथ। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा चौथा होगा तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अशोक की तरह दशरथ ने भी देवनागरी की उपाधि धारण की थी। रज्जु थे तो ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। सार्थवाद किसे कहते थे तो ये व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो ये अग्निहारक हैं। जो भाग है ये है प्रादेशिक युक्त और रज्जुक। इनके बारे में आप यहाँ पर डिटेल से स्वयं से ही देख सकते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो ये सांची का स्तूप। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था तो ये है अशोक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था तो इसे काकड़ाम भी कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है तो ये शुंगकालीन स्थापत्य का। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है तो ये है सांची। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थान है, इस तरफ स्मारक भग्नावशेष है। यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। कौशाम्बी में स्थित है गोसीदाराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेब महल है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था तो यहाँ पर आपको उन मार्गों का क्रम बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो आंसर यहाँ पर डी होगा। सबसे पहले गए थे लुम्बिनी, इसके बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गए गया, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर, इसके बाद श्रावस्ती। तो इस प्रकार सही ऑप्शन डी होगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर इसे डिटेल से इसमें देख सकते हैं। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो ये है प्राकृत। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है तो ये है शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे तो ये थे प्राकृत में। ऑप्शन सी सही होगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया तो पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन सी सही होगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप थे। अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो ये थे खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो ये है अनुराधापुर। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी तो ये है खरोष्ठी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। ऑप्शन सी सही होगा। अशोक का अपने शिलालेखों में समांतर जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं तो ये है प्रियदर्शी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है तो ये है अशोक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये खंड है,
स्तंभों का श्रेष्ठ सुंदराकार है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो यहाँ पर जो डी है ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस सुधारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये है कंगनहल्ली का ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये है मास्की, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये है मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो ये है गुर्जरा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अशोक का रोमन देह स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन ए सही होगा। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। कालसी प्रसिद्ध है तो अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये कालसी में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। एक तरफ अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान है, एक तरफ वह स्थान जिस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें केवल दो सही सुमेलित हैं, ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। विकल्प में अशोक के शिलालेखों में धौली उड़ीसा में है, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ उड़ीसा में और कालसी उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये है बरहमा शिलालेख, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये है 13वां, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, ऑप्शन ए सही होगा। इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो ये है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये है शिलालेख 12, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श किया? तो यहाँ पर ये प्रथम दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, कि ये अशोक के परामर्श से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ये मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में लिखा गया है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं दूसरा और 13वां, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल का है, पांड्य का है, सतीपुत्र का है, सातवाहन का नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ये कहाँ का शासक था? तो ये था मिस्र का, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अशोक का समकालीन सुरमई कहाँ का राजा था? तो ये था मिस्र का, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध है? तो ये थे मौर्य, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो ये होता है यहाँ पर, ऑप्शन इसमें ई सही होगा। उसके बारे में नीचे डिटेल से देख लेते हैं। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा सिन्वे बहुकियानी दयादानी सचे सोइचे मादये साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इस प्रकार यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें ई होगा, यानी एक से
पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये होगा स्तंभ अभिलेख 5, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो ये है सोवगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ए होगा क्योंकि ए और आ दोनों सही और आर ए का इसमें सही स्पष्टीकरण करता है। कथन कारण है जिसमें कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था क्योंकि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सही है लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। इस प्रकार यहाँ पर जो सही ऑप्शन सही होगा वो इसमें सी होगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी सही होगा। मेगास्थनी दूत था तो ये था सेल्यूकस का, ऑप्शन ए सही होगा। इसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी सही होगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, 7, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन सी सही होगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है मेगास्थनीज की इंडिका में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मौर्य काल में टैक्स छुपाने चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था, तो मृत्यु दंड, ऑप्शन ए सही होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ये है इंडिका, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन बी सही होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, ऑप्शन डी सही होगा। इंडिका का मूल लेखक कौन था, तो ये है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही होगा। इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही होगा। इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, तो ये जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है, तो ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। इसमें है स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण और करवाटिका, तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। मौर्यकालीन, ये 2023 झारखंड विशेष का प्रश्न है। मौर्यकालीन साम्राज्य में मौर्यकालीन समाज को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन मंडल में, मंडल का विभाजन विषय में, विषय का विभाजन स्थानीय 800 ग्राम समूहों में, स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह है ये। द्रोणमुख का विभाजन करवाटिका या खारवटिक, ये 200 ग्रामों का समूह है तथा खारवटिक का विभाजन संग्रहण 10 ग्रामों के समूह में किया गया था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, अतः दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इसका आरोही क्रम होगा संग्रहण, करवाटिका या खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानीय। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था तो संस्कृति, कला व साहित्य का किया, सोने के सिक्के का नहीं किया, प्रांतीय विभाजन किया, हिंद पुस्तक साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ पर सही ऑप्शन डी सही होगा। भाग एवं बलि थे तो ये राजस्व के स्रोत थे मौर्य काल में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, सीता अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मौर्य मंत्री परिषद निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य विभिन्न अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, तो ये है पौतवा अध्यक्ष, ऑप्शन ए सही होगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है मार्ग निर्माण, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा।
निरोध है। मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पर एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं, एक तरफ कार्य है, इसका मिलान करना है तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। जो तलार होते थे ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी थे। हट्टकुल ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी, सहस्राधिपति चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी और बालाधिप ये चुंगी के सुरक्षक होते थे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। ये यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो ये होगा तक्षशिला। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर धर्मस्थली और कंटक शोधन दूसरा और चौथा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। मौर्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक थे धर्मस्थली तथा कंटक शोधन। ये धर्मस्थली दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था तो ये था मागध का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी तो ये अर्थशास्त्र। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है तो ये मनुस्मृति में है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्राह्मण क्षत्रियों का। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसमें निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इनका सही कालानुक्रम क्या है तो यहाँ पर जो सबसे पहले इसमें आते हैं ये आते हैं मेगस्थनीज, इसके बाद फाहियान, फेंगसांग और फिर सिंह। यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ राजा के नाम है, एक तरफ उनके उपनाम दिए गए हैं। यहाँ पर सही नाम सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त को कहते थे सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार का नाम है अमितघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे। अंतिम मौर्य सम्राट था तो ये थे बृहद्रथ। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कथनों में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है तो पहला कथन है इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया तो पहला दूसरा सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, तीसरा भी सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। मौर्य काल में प्रेरण यम था तो ये आपातकालीन कर था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो ये है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। यहाँ पर दूसरा और तीसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। महापद्मनंद और रुद्रनामन इसमें नहीं है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है तो ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है तो ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख किए हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो यहाँ पर जो डी वाला है ये गलत है, बाकी
3 यहाँ पर सही है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कारकम से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है? लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड। सारनाथ संबंधित है यहाँ पर फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। राजगिरी तीसरा गलत है। नालंदा ये ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का क्षेत्र है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध का है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है। ये जो राजगिरी है ये गलत है। लैंड कैपिटल ऑफ अशोक ये राजगिरी नहीं बल्कि ये सारनाथ को कहा जाता है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर सारनाथ होगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से किस हिंद यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये है स्ट्रेटो द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये है अगाथोक्लिस। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामायिक नहीं था? तो ये है मिलिंद। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। बिंबिसार गौतम बुद्ध प्रसेनजित समसामयिक थे, जो नहीं है ये है मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है जमुनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन ए सही होगा। वीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो ये है रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? रुद्रदामन ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो ये है ताम्र। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूची 1 का यहाँ पे सूची 2 से मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। डेमेट्रियस ये हिंद यूनानी राजा थे। रुद्रदामन शक शासक थे। गोडोफर्निस पहलव शासक और भीम कुषाण शासक थे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो यूनानी, शक और कुषाण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। ऑप्शन बी सही होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये कुषाण ने चलाए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क का। ऑप्शन यहाँ पर कनिष्क के सिक्कों पर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है बिमकडफिसिस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये एक कुषाण शासक थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग किया था? तो उपयोग के लिए किया था। तो ये है बिमकडफिसिस। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विमकडफिसिस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये है कार्तिकेय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये होगी 81 ईस्वी सन। ऑप्शन बी सही होगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। ऑप्शन डी सही होगा। शक संवत का प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों का है? तो टोटल 135 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर आप इसे जोड़ घटा के देख सकते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ये 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा।
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये है 1931। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और यहाँ पर बताना है कि कौन सा उत्तर कोट के अनुसार कौन सा सही होगा। तो कनिष्क के समकालीन थे इसमें से अश्वघोष और वासुमित्र। ऑप्शन यहाँ पर पहला और दूसरा होगा, तो ऑप्शन इस प्रकार से सी होगा। कालिदास और कंबन नहीं थे। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, पतंजलि नहीं थे। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ये जो महर्षि पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के ये पुरोहित थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, वासुमित्र पास गए थे, विशाखदत्त नहीं गए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है, जिसका उल्लेख है ये है कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र। आंसर यहाँ पर ए होगा। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था? तो ये चरक और जीवक हैं। सी और डी यहाँ पर दोनों आंसर होगा। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये है अयोध्या लेख। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो ये थे उज्जैन से। ऑप्शन सी सही होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये है काणव। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये एक सातवाहन शासक थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ऑप्शन ए सही होगा। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये था सातवाहन का। ऑप्शन बी सही होगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये है पान चाओ। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये है मौर्य वंश और कुषाण वंश। बी और सी यहाँ पर दोनों होगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो ये कुषाण काल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये है बैराट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ये है गांधार और मथुरा शैली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये कुषाणों के समय। ऑप्शन ए सही होगा। सत क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, एक तरफ सिक्के हैं। बताना है यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है। कुषाण काल के समय स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के जारी हुए। गुप्त के समय स्वर्ण और रजत। सातवाहन के समय स्वर्ण, ये तीसरा गलत है। कलचुरी के समय स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के जारी किए गए। यहाँ पर जो सातवाहन शासक थे इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे और कोटान के सिक्के जारी किए थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। गांधार कला कुषाण काल से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पन्हु मेनांडर और तक्ष शिलालेख प्रतीक से संबंधित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारत तथा यूनानी कला का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ये है गांधार मूर्ति कला। ऑप्शन डी सही होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यूनानी, शक और कुषाण। ऑप्शन ए सही होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये है डेरियस प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा।
निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश है तो ये है सातवाहन, ऑप्शन डी सही होगा। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है तो मत्स्य पुराण में मिलती है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो ये थी अमरावती में, सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी तो ये थी प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है तो ये है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी सही होगा। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानी है, बताना है कौन सा सही है तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। शुंग राजवंश की राजधानी पाटिलपुत्र सातवाहन की पैठन, कदम की बनवासी और चंदेल की महोबा थी। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आते हैं सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चाणक्य। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व लोक भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है, इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पर जो कथन है ये दोनों ही सही है, इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक ने अपना राज स्थापित किया। दूसरा है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तीसरा है बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हम नीचे देख लेते हैं। इसमें केवल पहला सही है, ये जो दूसरा और तीसरा दिया गया है ये गलत है, केवल पहला सही है। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर सी होगा। ये आप यहाँ पर डिटेल्स से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है तो ये है अमरावती, ऑप्शन डी सही होगा। एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शासक के समय का है। हाथी गुम्बा खारवेल के भीतरी ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है और गिरदार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। यहाँ पर जो ये भीतरी अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, न कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो बाकी यहाँ पर सभी सही है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है तो ये है इक्ष्वाकु, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्बा लेख के साथ में, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था तो ये है खारवेल, ऑप्शन डी सही होगा। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है तो ये है चेदी, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित राजाओं में से किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो ये है खारवेल, ऑप्शन सी सही होगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावेदवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महावेदवाहन वंश पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये खारवेल हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है तो ये है खारवेल, ऑप्शन ए सही होगा। उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें से सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, तो पहला वाला सही होगा। उदयगिरी में 18 तथा खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं, दूसरा भी सही है। खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, ये तीसरा वाला गलत होगा। इस प्रकार यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन
विधि के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन या फिर एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की गई थी। इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख इसमें मिलता है।